हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पूरा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से रिवाइज करने जा रहे हैं। बट अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो आप पहले इस चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देख लो, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये केवल रिवीजन वीडियो है। जो बच्चे चैप्टर पढ़ चुके हैं और जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, केवल उनके लिए ये वीडियो है। प्लस ये सारे नोट्स जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं, इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक लिंक होगा, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। और बाकी स्टडी मटेरियल के लिए मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल या मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज के अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बहुत दूर से, इस चार्ज से बहुत दूर से, यानी लगभग इन्फिनिटी से एक चार्ज Q नॉट एक पॉइंट P पे लेके आया और मुझे वर्क करना पड़ा W। तो इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल है वो होता है W बाई Q नॉट, राइट। और पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम, जिसको हम लिखते हैं वोल्ट। So potential at a point is said to be 1 volt when a work of 1 joule is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to that point. पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक पॉइंट ए से बी पे एक चार्ज क्यू हम लेकर गए, तो ए से बी लेकर गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वीबी माइनस वीए, और ए से बी तक ले जाने में हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, तो वीबी माइनस वीए होगा डब्ल्यू बाय क्यू। तो जिससे डब्ल्यू आ जाएगा क्यू इंटू वीबी माइनस वीए। याद रखना, एक पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपने आप जाता है और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाना पड़ता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पोटेंशियल कितना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q नॉट जो है A पे, जो Q से X डिस्टेंस पर है, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी। मान लो वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी इस तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव उस Q नॉट को रिपेल करेगा, तो उस पे एक फोर्स लगेगी इस तरफ, बट मैं तो ला रहा हूं इस तरफ। तो अगर इस चार्ज पे, इस Q नॉट चार्ज पे इस Q की वजह से इधर F फोर्स लग रही है, तो अगर मैं विदाउट एक्सेलरेशन इसको मूव करना चाहता हूं तो मुझे भी इधर F फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वो F तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कूलम लॉ आप लगाओ तो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस में धीरे धीरे कम कर रहा हूं, यानी ये जो फोर्स होगी वेरिएबल होगी। तो यहां पे अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि इस चार्ज Q नॉट को A से P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, क्योंकि उसी से तो पोटेंशियल निकलेगा, तो मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मैंने पहले इसको हल्का सा dx मूव किया, राइट। तो वर्क हुआ f dx cos 180 डिग्री, f उधर dx इधर, तो माइनस f dx, क्योंकि cos 180 होता है -1। अब Q और Q नॉट के बीच में जो फोर्स होगी x डिस्टेंस पे वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय x स्क्वायर। और अगर ये फोर्स का फॉर्मूला पीछे dw वाले में पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक नेगेटिव चार्ज था, तो टोटल वर्क कहां से लाना है हमको, डेफिनेशन में क्या लिखा पोटेंशियल की, कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट हमारा कौन सा था, जो P पॉइंट था। तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू इंफिनिटी है और फाइनली x की वैल्यू r है, तो इंफिनिटी से r इसको इंटीग्रेट कर दिया, Q नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया, 1/x स्क्वायर बचा, ऊपर चला गया, x की पावर -2 हो गई। x की पावर -2 का इंटीग्रल x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यहाँ पे 1/x बचेगा, इंफिनिटी टू r, लिमिट्स लगा दी तो w आ गया। ये पोटेंशियल होता है w बाई Q नॉट, इसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो एक चार्ज Q से r डिस्टेंस में पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके एक एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव रखेंगे। तो ये जो पीछे हमारा W का फॉर्मूला आया था Q नॉट से डिवाइड करने से पहले, वो था टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा Q नॉट चार्ज को लाने के लिए। फिर हमने Q नॉट से डिवाइड कर दिया था तो 1 कूलम का वर्क आ गया था, बट टोटल वर्क हमें कितना करना पड़ेगा Q नॉट चार्ज को लाने के लिए, वो वर्क उस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे Q2 लाया गया है और Q2 को लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा है W। तो वो जो W होगा वो Q2 इंटू V होगा, और V है यहाँ पे पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला हमने डाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R। तो W आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, और यही वर्क इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर तो ये एनर्जी आती है पॉजिटिव, इसका मतलब है सिस्टम को जबरदस्ती बनाना पड़ा है। अगर ये एनर्जी आती है नेगेटिव, तो मतलब सिस्टम खुद बना है।
क्योंकि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, फॉर्मूले में पुट करके देख लो, एनर्जी आएगी पॉजिटिव। तो मतलब सिस्टम को बनाना पड़ा, क्योंकि अगर दोनों सेम साइन के चार्जेस होंगे तो यार पास आएंगे क्यों, हमें ही लाना पड़ेगा ना धक्का मार के। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बच्चों आप जानते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और आप ये भी जानते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यहां से तो हमको यही पता चला। अब हमें एग्जैक्ट रिलेशन निकालना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। मान लो यहां पर एक पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है, और ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास हैं डी आर डिस्टेंस पे। तो ए से बी जब हम गए तो मान लो डीवी पोटेंशियल घट गया, तो अगर यहाँ पोटेंशियल वी था तो यहाँ पे वी माइनस डीवी हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, डी आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और एक चार्ज इस तरफ जा रहा है क्यू। ठीक, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, क्यू इंटू वी बी माइनस वी है, क्यू इंटू वी बी है, वी माइनस डीवी माइनस वी, वी से वी कट गया, माइनस क्यू इंटू डीवी। और डी डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर, एफ होता है क्यूई, तो क्यूई डी आर, क्यूई डी आर इक्वल टू ये रख दिया, तो यहां पे आपका क्यू से क्यू कट गया, सो यू गॉट ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंपली डेरिवेटिव होता है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आगे नेगेटिव साइन लगाया जाता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और निकली है, वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो डीवी क्या आएगा, माइनस ई डॉट डी आर, और डेल्टा वी क्या आएगा, दो पॉइंट्स के बीच में इसका इंटीग्रल। डॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ई और डी आर दोनों वेक्टर हैं और पोटेंशियल स्केलर है, तो ऑब्वियसली ये डॉट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 5000 न्यूटन पर कूलम की, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया मैंने, माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अगर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो आप सीधा उसको बाहर ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ई अपने को दिया हुआ है 5000, डेल्टा आर ए से सी लेके जाना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और कॉस थीटा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, और ले जा रहे हैं इस तरफ, यानी ये एंगल का कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 5 है ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 होगा। कॉस थीटा इज 4/5, तो 4/5 यहां पुट कर दिया, 5 से 5 कट गया, 2 0 यहां कट गई, और ये आ गया आपका माइनस 200 वोल्ट। ये दिख रहा है आपको, ये है माइनस 200 वोल्ट, तो पोटेंशियल होगा माइनस 200 वोल्ट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं जिसपे हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो ऐसे सरफेस पे किसी भी चार्ज को कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप मूव कराओगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि W होता है Q इंटू वी बी माइनस वी ए, और VB और VA तो बराबर है, तो अगर उनको इक्वेट किया यहां से कैंसिल हो गया, W आ जाएगा 0। ये पहली प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। दूसरी प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। क्यों होता है ऐसा, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है। लेट अस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है, ऐसे कि वो सरफेस से एंगल बना रही है थीटा, तो इस ई का एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर हो गया, ई साइन थीटा इधर हो गया। बट ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे तो चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो इस सरफेस के अलोंग तो चार्ज मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर इस डायरेक्शन में चार्ज मूव नहीं कर रहा तो सरफेस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो 0 होगा, तो ई कॉस थीटा 0 है। ई तो 0 है नहीं, यानी कॉस थीटा 0 है, तो थीटा 90 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 20 वोल्ट का, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट का। जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो तो दोनों के सरफेसेस में लाई करती है, तो वहां पोटेंशियल क्या मानोगे, 10 मानोगे कि 20 मानोगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और जहां पर फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं, और जहां फील्ड वीक होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होते हैं फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे E है डेल्टा V बाई डेल्टा आर, तो अगर डेल्टा V सेम रखूं तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर, E बढ़ेगा डेल्टा आर घटेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट, अब देखो आपको यही दो बातों का ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जहां फील्ड स्ट्रांग है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनाने हैं, जहां वीक है वहां दूर दूर बनाने हैं। बस आपका किसी भी डायग्राम में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके अराउंड ऑब्वियसली स्फेरिकल है ना, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। तो अगर आप एक पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फीयर ले लो, तो वो तो उस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स है सारे r डिस्टेंस पर होंगे चार्ज से, तो उन सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा।
तो ये स्फेरिकल बनाने हैं आपने, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इनके बीच का गैप आपको बढ़ाना है। सिमिलरली ये डाइपोल का रहा, सेम चीज माइंड में रखनी है, ये दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस का रहा, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे उसके परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस पर बनेंगे। अब बात करते हैं डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, और यहाँ पर एक पॉइंट है एक्सियल लाइन पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे, और ये पूरा 2a होता है, आधा a होता है, तो ये डिस्टेंस r माइनस है और ये पूरा r प्लस a हो गया। प्लस क्यू की वजह से पॉइंट p पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर प्लस a, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट p पे पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर माइनस a। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो अपने को सॉल्व करके फाइनली ये मिल जाएगा, एंड दैट इज द पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन। और शॉर्ट डाइपोल के लिए आप a को 0 पुट कर दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल होगा 0, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे यहां से और यहां से डिस्टेंसेस तो बराबर होते हैं, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो के क्यू बाय आर फॉर्मूला लगाओगे तो एक हो जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक हो जाएगा के इंटू माइनस क्यू बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 0। नेक्स्ट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक बॉडी के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। अगर एक बॉडी ने चार्ज स्टोर किया है Q जिससे उसका पोटेंशियल बढ़ गया V, तो उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस होता है Q बाई V। इसकी ऐसा यूनिट बनी कूलम पर वोल्ट, जिसको फैरड बोलते हैं। एक कैपेसिटेंस एक बॉडी का 1 फैरड कहलाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 फैरड व्हेन द पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू द बॉडी। बट 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है, 1 वोल्ट बहुत कम पोटेंशियल होता है, तो जनरली आपको कैपेसिटेंस फैरड में नहीं, माइक्रो फैरड में, पिको फैरड में मिलता है, छोटी यूनिट्स में मिलता है। अगर एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस है r, तो उसको चार्ज दिया Q, तो उसके सरफेस पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r, या उसका पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r, तो C Q बाय V। V की जगह ये वैल्यू डाली तो स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शो किया है कि ये कैपेसिटेंस बहुत बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट यूज होती है, माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड। जो स्पेशली बॉडीज डिजाइन करी गई हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, उन्हें कैपेसिटर्स बोला जाता है। सबसे फेमस डिजाइन जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जहां पर दो प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहां पर आप देख रहे हो कि प्लेट ए जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो बैटरी क्या करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पुल करती है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिखा दिया, ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। तो ये वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगेगा। धीरे धीरे ये प्लेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल भी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर नहीं हो जाता, यानी कि V। उस केस में ये कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो गया। उस केस में मान लो इस वाली प्लेट पे चार्ज है प्लस Q और इस वाली पे माइनस Q, तो जो कैपेसिटर पे चार्ज माना जाता है वो Q माना जाता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी है C, और इसकी प्लेट्स के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q, C और V के बीच में रिलेशन है C इक्वल टू Q बाय V। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ पे दो प्लेट आप देख रहे हो, इनके बीच में डिस्टेंस है D, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी है प्लस सिग्मा और इस वाले की है माइनस सिग्मा। प्लेट्स का एरिया है A, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल है V। तो C होता है Q बाई V, Q होता है सिग्मा इंटू A, क्योंकि सिग्मा होता है Q बाय A, और V होता है ED, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले से। तो C जो है वो हमारा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं V की जगह ED, तो C हो जाएगा C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं, सिग्मा A बाय ED। ठीक है, और अगर हम E को सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखें, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने डिराइव किया था प्लेन शीट के लिए फॉर्मूला, तो E की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा, सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पे एक K एक्स्ट्रा लगा देना, तो C हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने में वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली वो वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका डेरिवेशन आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। फाइनल फॉर्मूला आप याद करो, Q स्क्वायर बाई 2C, एक फॉर्मूला ये है, और Q होता है CV, तो उससे बदल बदल के आपको और फॉर्मूले मिलते हैं। एक तो हो गया हमारा Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा आपका हो गया हाफ CV स्क्वायर, तीसरा हो गया हाफ QV। ठीक,
एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है कैपेसिटर का, A इंटू डी। और अगर आप C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाय डी और V की जगह E इंटू डी रख दें तो आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, अगर आप एक डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दो तो वो पोलराइज हो जाता है, मतलब ये प्लेट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके अंदर जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे उनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव की वजह से सबके नेगेटिव सेंटर्स यहां, फिर पॉजिटिव इधर, फिर साथ वाले का नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां, और अल्टीमेटली ये वाला एंड पूरा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, जिससे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम ईपी बोलते हैं, और एक ई नॉट बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो होगी E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। और अगर इस डाइइलेक्ट्रिक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो E होता है ई नॉट बाय K। अब हम निकालेंगे, अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक T थिकनेस की डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ये हमने स्लैब डाल दी T थिकनेस की, यहां पे और यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, बट इतने पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो V इक्वल टू ईडी अगर फॉर्मूला लगाएं तो D माइनस टी पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, बट T पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E। E की जगह ई नॉट बाई K लिख दिया, ई नॉट कॉमन आ गया। नया कैपेसिटेंस मान लो जो स्लैब डालने के बाद है वो C डैश है, वो होगा Q बाई V, V की जगह ये डाल दिया नया वाला V, और Q होता है सिग्मा A और E नॉट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कैपेसिटी बढ़ गई, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ओरिजिनल वाले से जो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था स्लैब डालने से पहले उससे छोटा है। अगर यही स्लैब कंडक्टिंग हो तो आप जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, तो सिर्फ E नॉट इंटू डी माइनस टी आएगा क्योंकि ये वाले पार्ट के लिए जीरो हो जाएगा। बाकी सारे स्टेप सेम है, E नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सारी वैल्यूज पुट करी, सेम जो पीछे किया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी आपको मिलेगा। तो ये और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और कम हो गया, यानी कि ओरिजिनली कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो सबसे कम होती है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से बढ़ती है, कंडक्टिंग स्लैब डालने से और ज्यादा बढ़ती है। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, अगर आप तीन कैपेसिटर्स को सपोज आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो ये जो बैटरी है यहां से चार्ज आएगा, ये वाली प्लस क्यू हो जाएगा चार्ज, इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू हो जाएगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, इस पे प्लस क्यू हो जाएगा, इस पे माइनस क्यू हो जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो जो टोटल पोटेंशियल है V1 प्लस V2 प्लस V3, और V होता है Q बाई C, तो Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और C इक्विवेलेंट अगर ये है तो V की जगह Q बाई C इक्विवेलेंट हमने रख दिया, तो Q बाई C इक्विवेलेंट, Q से Q कट गया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आपका आ गया। ये N कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तीन कैपेसिटर पैरेलल में है तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है, जबकि पोटेंशियल सेम है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q होता है C इंटू V, तो Q इज C1V प्लस C2V प्लस C3V, और Q इज C इक्विवेलेंट V कॉमन लेके काट दिया, C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर दो तो एक हायर पोटेंशियल वाले से चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल वाले पे, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, एंड दैट सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। कनेक्ट करने के बाद मान लो पोटेंशियल है V, तो कनेक्ट करने के बाद टोटल चार्ज दोनों पे क्या होगा, C1V प्लस C2V। कनेक्ट करने से पहले दोनों पे चार्ज कितना था, C1V1 प्लस C2V2, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां पे हम दिखाएंगे कि जब ऐसे चार्ज शेयर हुआ है दो कैपेसिटर के बीच में तो एनर्जी लॉस हुआ है। एनर्जी लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि वायर्स के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हीट जनरेट होती है, वहां पे एनर्जी लॉस होता है। इनिशियल एनर्जी है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, फाइनल एनर्जी है हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर, क्योंकि V तो सेम हो गया। अब V की वैल्यू अगर आप ये डाल के थोड़ा सा सॉल्व करो, इतना लंबा आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं होगा, और V इनिशियल माइनस V फाइनल निकालो, सो यू विल गेट दिस आंसर। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है, यानी कि UI इज ग्रेटर देन UF। इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल कम है, क्योंकि हमने इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट की थी ना, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप किसी कैपेसिटर में स्लैब इंसर्ट करो लेकिन आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करके स्लैब इंसर्ट करो, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ जाएगा। K हो गया डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन चार्ज सेम रहेगा क्योंकि चार्ज आता है बैटरी से, और बैटरी तो आपने हटा ही दी है।
तो पोटेंशियल, जो नया पोटेंशियल होगा वो V बाई के हो जाएगा, और जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E बाई डी हो जाएगी, और जो नई एनर्जी होगी वो U बाई के हो जाएगी। आप पॉज करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल से यहाँ पे डेरिवेशन दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप स्लैब इंसर्ट करते हो और बैटरी कनेक्टेड ही रहती है, तो अगर आपने कैपेसिटी केसी कर दी तो ऑब्वियसली चार्ज भी के क्यू हो जाएगा, क्योंकि सोर्स तो कनेक्टेड ही है, वो और चार्ज सप्लाई करेगा। लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड ही है, ई जो है वो भी सेम रहेगा, और एनर्जी जो हो जाएगी वो के टाइम्स हो जाएगी इनिशियल एनर्जी के। तो ये सारे फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी